हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन लर्निंग टिप्स पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिल गई है, तो आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो सीटेट हो या यूपी टेट हो, एमपी टेट हो या फिर आपका सुपर टेट हो। तो फ्रेंड्स, आप सबने ये तो बता दिया होगा या आपको पता चल गया होगा या आपने खुद ही कहीं से पढ़ लिया होगा कि इस नीति के अंदर क्या है, लेकिन हम इस वीडियो में इस पर बनने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस पर किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि नई शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंजूरी दी। तो आपका पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि बताइए नई शिक्षा नीति को किसकी अध्यक्षता में मंजूरी मिली। तो आपका आंसर होगा माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में इसको मंजूरी मिली थी। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी। यानी इससे पहले कब लागू की गई थी? 1968 में। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ बन जाता है कि बताइए 2020 से पहले कब शिक्षा नीति लागू की गई थी? तो वो आपकी की गई थी 1986 में। ओके, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए 1986 में जो उस नीति पर जो संशोधन हुए थे वो किस ईयर में हुए थे? तो गाइज आपने देखा होगा कि 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए थे और उसको फिर लागू किया गया था। और अब ये जो नई नीति आई है, नई शिक्षा नीति आपकी 2020 जो आई है, वो कितने सालों बाद आई है? 34 ईयर्स। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि बताइए जो नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है वो कितने सालों बाद आई है? तो आपका गाइस आंसर होगा 34 ईयर्स आफ्टर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कि थर्ड पॉइंट आप देख रहे होगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय होगा। यानी आपका क्वेश्चन एक यहाँ से बन जाता है कि जैसे कि आप देखते हो कि बदले हुए नाम, यानी यहाँ पे क्वेश्चन आपको बन जाएगा कि बताइए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है या संशोधित नाम क्या है? तो वो उसका नाम क्या हो जाएगा? हमारा शिक्षा मंत्रालय। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए इस शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा मंत्री कौन होंगे? तो फ्रेंड्स, इसके शिक्षा मंत्री भी हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी ही हैं। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि सरकार ने तय किया है कि अब सकल घरेलू उत्पादक यानी जीडीपी का कुल 6% शिक्षा पर खर्च होगा। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है गाइस कि बताइए जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें आपका जीडीपी का कितना परसेंट शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा? तो गाइस उसमें आपको टिक करना होगा 6%, मतलब लगभग 6% शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा, ये इसमें निर्धारित किया गया है। और इससे पहले जो नीति चल रही थी यानी 1986 की जो नीति चल रही थी जिसको 1992 में संशोधित किया गया था, उसमें हम जीडीपी का 4.43% यानी इतना हिस्सा हम शिक्षा के ऊपर खर्च करते थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। यानी इस पॉइंट से मैं आपको बता दूं, इस पॉइंट में ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि सपोज दैट कुछ बच्चे क्या होते थे, जैसे 12th उन्होंने कर लिया बट उनकी मेरिट अच्छी नहीं है, तो वो किसी वजह से अच्छे कॉलेजों में एडमिशन नहीं ले पाते थे। तो इसलिए यहाँ पर एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कराया जाएगा जिसको हम बोलेंगे कैट। यानी उसके थ्रू आप अगर अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो आपके मनपसंद कॉलेज में आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ से भी बन सकता है कि बताइए नई शिक्षा नीति में कौन सा एग्जाम कराया जाएगा? तो वो आपका कराया जाएगा कैट यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आगे वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसीलिए ये प्रिपेयर करके रखना होगा। गाइस आपको ये ध्यान से सुनना होगा, आपको एक ही बार सुनने में सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और आई होप सारे क्वेश्चंस का आप आंसर अच्छे से टिक कर पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नैप के अनुसार नेशनल ट्रेनिंग एजेंसी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी नैप जो हमारी बनी हुई है वो अब देश भर के विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एडिशनल चार्ज दिए जाएंगे। यानी जो हमारी नई शिक्षा नीति है, जो कुछ एजेंसी जैसे उनको हम कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देंगे, एक्स्ट्रा उनको चार्ज देंगे जिससे कि वो कैट को आयोजित करा सकें।
ठीक है। जैसे कि आप तीसरे पॉइंट में देख रहे हैं कि जिससे वो हायर एजुकेशन के लिए कैट यानी कॉमन एंट्रेंस परीक्षा का आयोजन करा सके। चलिए, अभी जो नीति आई है वो किसके लिए आई है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि बताइए इसकी क्या विशेषता है। तो इसकी विशेषता यही है कि ये स्कूली शिक्षा हुआ, आपकी उच्च शिक्षा या कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। जैसे कि अभी क्या होता था कि बच्चे कुछ ही सब्जेक्ट्स को लेकर पढ़ते थे, तो अब इसके साथ साथ आपको लाइफ स्किल्स से जोड़ा जाएगा जिससे कि अगर बच्चे का कहीं भी स्टॉपेज हो जाता है, एजुकेशन आगे नहीं बढ़ पाती है किसी भी वजह से, तो वो अपनी लाइफ स्किल्स को लेके आगे अपना कैरियर कंटिन्यू कर सकें। ठीक है गाइस, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो टेट सीटेट या जो भी शिक्षक बनने वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर खास जोर दिया है। यानी ये जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें आप देख रहे होंगे कि शिक्षकों के लिए भी इसने बहुत खास जोर दिया है। जाहिर सी बात है कि एक अच्छा टीचर के लिए एक बेहतर स्टूडेंट तैयार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक अच्छा टीचर होगा तभी तो एक अच्छा स्टूडेंट तैयार कर पाएगा, राइट ना। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि अब जो सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय या कॉलेज के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। यानी कहने का इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अभी तक जो बीटीसी आपका बीएड या जो भी होता था उसमें क्या होता था, प्राइमरी लेवल या अपर प्राइमरी लेवल तक की हमें ट्रेनिंग दी जाती थी, राइट। और उसमें हमें क्या देता था, उसी से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती थी। बट अब इसको अच्छा प्रशिक्षण यानी शिक्षकों को उस लेवल तक की ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि कॉलेजों में दी जाती है, तो जिससे कि हमारा शिक्षकों का स्तर भी अच्छे से ऊपर आ पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर खास जोर दिया हुआ है। तो गाइज आपको एक चीज और मैं बता दूं कि जो भी बच्चे सीटेट या यूपीटेट या किसी भी टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पहले वो एनसीएफ 2005 पढ़ते थे, आरटीई यानी रेगुलेटर एक्ट कौन सा 2009 पढ़ते थे, और अब आपको साथ ही साथ में एनईपी 2020 भी पढ़ना पड़ेगा। यानी नई शिक्षा नीति को भी आपको इसके अंदर पॉइंट डालना पड़ेगा, आपको तीनों को कवर करने पड़ेंगे, तभी आपके एग्जाम में ये तीनों से मिलाकर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अभी तक आप क्या करते थे, आर्ट हुई, म्यूजिक, क्राफ्ट या स्पोर्ट्स, योग आदि को हम क्या करते थे, एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी लेके चलते थे। बट अब ये क्या होगा, इस नई शिक्षा नीति में बोला गया है कि अब ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं हुई, इनको हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं कह सकते, एक सब्जेक्ट के तौर पर लिया जाएगा जिससे कि बच्चा हर फील्ड में अच्छे से अच्छी ग्रोथ कर सके। तो आपसे गाइस पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि बताइए कि जो आपके म्यूजिक या आर्ट या क्राफ्ट या जो भी सब्जेक्ट हैं उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटी में लिया जाएगा या नहीं। तो आपको टिक करना होगा कि नहीं, ये एज अ सब्जेक्ट आपके लिए अब लिए जाएंगे कि जिससे कि बच्चे की जिसमें इंटरेस्टेड हो उसमें आगे बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है सॉरी, अब ये व्यवस्था है कि अगर किसी कारण से पढ़ाई 20 सेमेस्टर में छूट जाती है। गाइज यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि बताइए, तो यहाँ पे क्या ये आप देख रहे हो कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, यानी जब आपकी मर्जी होगी तब आप पढ़ाई शुरू कर सकते हो, जब आपकी मर्जी होगी तब आप पढ़ाई को छोड़ सकते हो, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम किस नीति में लागू किया गया था। तो वो हमारा 2020 नीति में हमारा लागू किया गया था, यानी नई शिक्षा नीति 2020 में हमारा ये रूल आ गया था। हालांकि अभी इसे मंजूरी मिली है, अभी तो कई स्टेजों से इसको गुजरना पड़ेगा। तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या आ जाता है। जैसे सपोज दैट आप ग्रेजुएट कर रहे हो, ग्रेजुएटेशन जो अभी होता है वो हमारा 3 साल का होता था, राइट। बट अब इसमें क्या संशोधन किया गया है, इसमें यह संशोधन किया गया है कि जैसे सपोज दैट आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और किसी वजह से आप आगे रेगुलर नहीं कर पाए, वो कारण आपका कुछ भी हो सकता है, तो रेगुलर नहीं कर पाए, तो पहले क्या होता था कि आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, ना कोई डिप्लोमा ना डिग्री, मतलब आपका 1 साल पढ़ाई की बट उसका कोई वैल्यू नहीं रही। बट अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अंदर इन्होंने बोला है कि अगर आपने 1 साल कोई भी ग्रेजुएशन में कोई भी 1 ईयर में क्लियर किया हुआ है तो आपको 1 ईयर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपने 2 ईयर कंप्लीट किए हुए हैं तो आपको 2 ईयर का डिप्लोमा मिल जाएगा, और अगर आपने 3 साल कंप्लीट किए हुए हैं तो आपको एक डिग्री मिलेगी। तो इसका मतलब कहने का मतलब हमारा ये है कि अब कॉलेजों की जो डिग्री है वो 3 या 4 साल दोनों की होगी। 3 साल किसके लिए होगी,
3 साल उन लोगों के लिए होगी जो हायर एजुकेशन नहीं करना चाहते, यानी वो जस्ट ग्रेजुएशन करके खत्म करना चाहते हैं, और 4 साल की किसके लिए होगी, जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी, यानी जिनको हायर एजुकेशन करना है, जैसे एमए करते हैं लोग, एमफिल एमए ये सब करते हैं ना, तो उसके लिए आपको 4 साल की डिग्री करनी होगी। लेकिन पहले क्या होता था, उसके लिए आपको 1 साल का एमए करने का प्रावधान होता, अभी होगा, ठीक है। और उससे पहले आपको क्या करना पड़ता था, एमफिल करना पड़ता था, लेकिन अब एमफिल आपको नहीं करना होगा, डायरेक्ट सीधे के सीधे आप पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहता है तो पहले कोर्स को सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरे कोर्स कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए, कोई बच्चा अगर बीच में से कोर्स को छोड़ना चाहता है, क्या वो छोड़ सकता है, हाँ या नहीं? तो ऑफकोर्स वो बच्चा छोड़ सकता है, वो जब उसकी मर्जी होगी तो उसको, तभी तो हमने बोला है कि क्या बोला था हमने, मल्टीपल एंड वो सॉरी एग्जिट और एंट्री वाली बात हुई थी ना हमारी इससे पहले, तो वही है। जैसे कि आप देख रहे होगे ना यहाँ पे कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम बनाया गया है, तो यही हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि जब अगर बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो बीच में से वो अपना कोर्स छोड़ सकता है और आगे किसी भी समय उसको वापस से ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। गाइस, ये जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, उसमें लड़कियों की शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया है, भावनात्मक रूप से उनका सुरक्षित वातावरण देने के लिए सुझाव भी दिए गए हैं। और इसके लिए आपने देखा होगा कि बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोले गए हैं, तो इसके लिए जो अब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार अब 12th तक कराया जाएगा, यानी इसको 12th तक खोलने के लिए अनुमति दे दी गई, जो कि 2019 में भी, मतलब जो आपकी नई शिक्षा नीति 2019 में जो आई थी वही उसका पॉइंट 2020 में भी इन्होंने रखा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं, राइट। इसमें उच्च शिक्षा मतलब छोटी आपको प्राइमरी से लेके अपर तक के सारे पॉइंट्सों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति आपकी बनाई गई है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि इस पॉइंट में क्या है। नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। यानी अभी तक क्या था कि भाई इंग्लिश पढ़ाओ बच्चों को, बस ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये जो नई शिक्षा नीति आई है, जो कि आप 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा यानी अपनी स्थानीय भाषा या राष्ट्रभाषा में पढ़ाया जा सकता है। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी हो या कोई भी विषय हो सकता है, एज ए सब्जेक्ट के तौर पे आपको पढ़ाया जाएगा। और गाइस, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये आ गया है कि 9वीं से 12वीं तक की क्लास की जितनी भी परीक्षाएं पहले क्या होती थी, ईयर वाइज होती थी, बट अब ये सेमेस्टर वाइज होंगी। यानी एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। पहला सेमेस्टर आपके विद इन 6 मंथ हो जाएगा एंड नेक्स्ट सेमेस्टर आपका नेक्स्ट 6 मंथ हो जाएगा। तो आपके जो पहले साल का जो सेमेस्टर हुआ होगा उसके आपके अंक प्लस जो दूसरा सेमेस्टर होगा उसके दोनों को मिलाकर आपके ईयर की एक मार्कशीट तैयार की जाएगी, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, बोर्ड परीक्षा को ज्ञान आधारित बना जाएगा। यानी पहले क्या होता था कि बस बच्चे रट्टा मार के पढ़ लेते थे और एग्जाम के टाइम पर पढ़ के चले जाते थे और मोस्टली बच्चे पास भी हो जाते थे। बट अब ये जो नई शिक्षा नीति है उसमें बच्चों को रट्टाफिकेशन से बाहर निकालना है, यानी बोर्ड परीक्षा को ज्ञान आधारित बनाया जाएगा। उससे रटकर याद करने की आदतों को कम से कम किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम को कैसे लिया जाता था, यानी 10+2 के हिसाब से चलता था, लेकिन अब इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। इसको अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि 5+3+3+4 ये क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 5 का मतलब होता है प्री प्राइमरी और फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास। प्री प्राइमरी बोल सकते हैं या फिर सरकारी स्कूल को हिसाब से इसको 3 इयर्स की आंगनबाड़ी भी बोला जाता है। तो आपकी 3 साल की आंगनबाड़ी हो गई, फर्स्ट क्लास हो गई यानी 4th, 4 साल हो गए, और सेकंड क्लास यानी 5, यानी 5 ईयर आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। फर्स्ट स्टेज में आपका ये हो गया। अब आ जाते हैं 3 पे। 3 यानी क्लास 3rd से लेके क्लास 5th तक, ठीक है। नेक्स्ट 3 पे आ जाते हैं। नेक्स्ट 3 का मतलब है 6 से लेके 8 क्लास तक, ओके। ये आपके इस टाइप में बांटा गया हुआ है। और 4th स्टेज में आपका आ जाता है 9 से 12th तक की क्लासेस को इसके अंदर लिया जाएगा। तो इस हिसाब से आपको बांटा गया है कि 5+3+3+4 यानी 5:3:3:4 के रेशियो में इसको बांटा गया है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए 10+2 को किस में कन्वर्ट किया गया है।
हो सकता है आपको रेशियो में ये दे दे कि 6:2:3:4 या दे दे 5:3:2:5 इस टाइप से। तो गाइज आपको याद रखना होगा कि 5:3:3:4 में ही इसी हिसाब से इसको बांटा गया है, जिसके 5 में आपके प्री प्राइमरी यानी 3 साल पहले प्राइमरी के लिए गए हैं, फिर क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड को लिया गया है, और पहले 3 में आपको 3 से 5 तक लिया गया है, और सेकंड 3 में आपको 6 से 8 तक लिया गया है, और फोर्थ में आपके 9 से 12 तक की क्लासों को इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि बच्चा स्कूली शिक्षा के दौरान अपनी रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में भी भूमिका निभाएगा। ये सबसे अच्छा पॉइंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक क्या होता था कि जो टीचर को समझ में आता था उस हिसाब से बच्चे को मार्क्स दे दिए जाते थे। कभी कभी बच्चे बोलते भी थे कि नहीं मैं तो अच्छा करके आया हूँ, मैं तो अच्छा करके हूँ, उसके बावजूद उसका रिजल्ट बिगड़ा हुआ आता था। तो गाइस इसीलिए इस पॉइंट को यहाँ पे लिया गया है कि देखिए बच्चा स्कूली शिक्षा के दौरान अपनी रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में भी भूमिका निभाएगा। अब तक रिपोर्ट कार्ड केवल अध्यापक द्वारा लिखता था, यानी अब जो इस नीति के 3 हिस्सों में बांटा गया इसको, वो कैसे इसका रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार होगा, यानी इसको 3 हिस्सों में। पहला जो होगा, बच्चा अपने बारे में स्वयं मूल्यांकन करेगा, यानी बच्चा पहले सेल्फ को मूल्यांकन करेगा, फिर दूसरा उसका जो मूल्यांकन करेगा वो उसका सहपाठी उनके फ्रेंड्स होंगे, और थर्ड खुद अध्यापक के जरिए। यानी 3 स्टेजों में इसको बांटा गया है। पहला आपका सेल्फ स्टूडेंट होगा, दूसरा उसके कोएफिशिएंट यानी आप बोल सकते हो सहपाठी, और तीसरे होंगे उसके अध्यापक यानी उसके टीचर्स। तो चलिए यहाँ पे देख लेते कि छात्र अपनी मर्जी और स्वेच्छा के आधार पर विषय का चयन कर सकेगा। अगर कोई छात्र विज्ञान के साथ संगीत भी पढ़ना चाहे तो उसे वह विकल्प होगा। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि सपोज दैट कोई बच्चा गणित लिया हुआ है या साइंस लिया हुआ है, वो आर्ट पढ़ना चाहता है इस टाइप के, तो वो नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि उन्होंने क्या था स्ट्रीम में बांट दिया हुआ था। बट यहाँ पे एक स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया, यानी अगर मैथ का बच्चा चाहे तो संगीत में भी जा सकता है, आर्ट में भी जा सकता है। उसके लिए कुछ पोल्स बनाए जाएंगे, वो बाद में आपको मतलब उस हिसाब से बनाए जाएंगे किस सब्जेक्ट के साथ किसको रखा जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब भी वो आपको मतलब ये सब आ जाएगा तब। ओके, तो इसमें आपको समझ, और ये जो सब कब से शुरू हो जाएगा आपकी, यानी 6th क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। आप 6th क्लास से ही इसको वोकेशनल एजुकेशन को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है गाइज, यहाँ पे एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हो कि यूएस की NSF यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर हम NRF यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ला रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए हम जो NRF ला रहे हैं वो किस देश के फाउंडेशन से ला रहे हैं, तो आपको बताना होगा कि भाई वो यूएस के NSF से लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके मतलब EVS में बहुत कॉमन क्वेश्चन बन जाएगा। ये हर एग्जाम में मोस्टली मतलब पूछने के चांसेस के ज्यादा है। अब आ जाता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन के लिए कैरिकुलम NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अभी तक क्या होता था, अभी तक जितने भी जैसे स्टेट लेवल है, NCERT स्टेट लेवल का स्टेट लेवल तय करती थी, केंद्र सेंट्रल का सेंट्रल तय करती थी, लेकिन अब ये क्या है कि सारा का सारा जितने भी सिलेबस है वो सारा का सारा NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा, और वही पूरे के पूरे अपने मतलब कंट्री में लागू किया जाएगा, और इसे 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विकसित किया जाएगा। ठीक है, यानी 3 से 6 बच्चों के लिए ये सारा NCERT तैयार करेगी। और जो कि आप जानते हो बुनियादी शिक्षा 6 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए होती है, तो ये बुनियादी शिक्षा 6 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए होगी, और बाकी की जो प्री डिफाइंड वो कितने के लिए हो जाएगी आपकी 3 to 6 के लिए। ओके, तो जो किसके द्वारा तैयार किया जाएगी आपकी NCERT के द्वारा तैयार की जाएगी। ठीक है गाइस, तो आप नई शिक्षा नीति में इतना ही था। आगे अगर कोई भी चीज इंक्लूड होती है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी जब भी कोई नया चेंजेस के अंदर आ जाता है, अभी तो खैर ये आपको पता होगा कि ये बिल पास हुआ है, अभी इस बिल को पास कई स्टेजों से गुजरेगा, यानी बताया जा रहा है कि ये जो लागू होगी नई शिक्षा नीति वो आपका 21-22 में ही आपकी ये लागू होगी, यानी इस ईयर तो नहीं होगी, इसके नेक्स्ट ईयर से ये लागू हो जाएगी। तो चलिए गाइस, हम अपनी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलो। थैंक यू सो मच।